कीर्तिलता, कीर्ति पताका 5वां, कीर्तिलता, कीर्तिलता 6वां, कीर्ति पताका, कीर्ति पताका 6 हो गई, 2 2 4 2 6 अच्छा कीर्तिलता, कीर्ति पताका, जयचंद प्रकाश 7वां, जयचंद प्रकाश जो कि भट्ट कतार का हमने बताया ही है। जयचंद प्रकाश, जयमयंक जसचंद्रिका, जयमयंक जसचंद्रिका अंग्रेज अधिकारी ने इसे प्रकाशित करवाया था, इसके बारे में पूछता है। तो यही परमाल रासो ही आल्हा खंड के रूप में जाना जाता है। इसके रचनाकार हैं जगनिक। जगनिक इसे साथियों आप सभी का हमारे YouTube चैनल मधुशाला तथागत बाय रविंद्र चौहान संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को भाग 4 रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में बताऊंगा। उनके बारे में पार्ट 4 में आप लोगों को के लिए मैं रामचंद्र शुक्ल के का जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास उसकी रचना शैली, उसमें जो वर्गीकरण का आधार, स्रोत आदि तथा रामचंद्र शुक्ल जी के विचारों को जिन्होंने बताया है कि हमने क्यों इतिहास लिखा है, कैसे लिखा है, पद्धतियाँ क्या रही हैं, लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं और आप सभी का हम अपने चैनल में स्वागत करते हैं। आप सभी से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कर दें। इसके पहले हमने रामचंद्र शुक्ल जी के जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें हमने उन्होंने अपने जो इतिहास उन्होंने लिखा है, उसका आधार क्या रहा है, उन्होंने बता दिया हूँ मैं। आगे आइए जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी ने जो आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा है, किस आधार पर रखा है। अभी मैं उनका जब हिंदी साहित्य का इतिहास खोलेंगे, उनका पहला पन्ना जो चल रहा है, उसी पहले पन्ने को ही मैं पढ़ा रहा हूँ। आप उसको खोल कर देखेंगे तो वहाँ मिलेगा ये। पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल, हिंदी का जो आदिकाल या प्राचीन काल रहा है, प्रथम काल रहा है, उसको वीर गाथा काल क्यों रखा है, उसके संबंध में आइए जानकारी आपको बता देते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा है। आदिकाल में 2 तरह की रचना, बात वो उन्होंने कहा है, साफ साफ उसमें लिखा है कि आदिकाल में 2 तरह की रचनाओं का उल्लेख मिलता है। आदिकाल में जो या वीर गाथा काल रहा है, उस काल में 2 प्रकार की रचनाएं मिलती है। ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास में कहा है कि 2 तरह की रचनाएं मिलती है। एक अपभ्रंश की रचनाएं मिलती हैं, एक देश भाषा बोलचाल की आम भाषा की रचनाएं मिलती हैं। तो जो अपभ्रंश प्रभावित रचनाएं, एक ग्रामीण भाषा की, आम भाषा की, लोक भाषा की रचनाएं मिलती हैं, यानी कि लोक रचनाएं मिलती हैं। तो आइए इनके बारे में थोड़ा विस्तार से हम लिख करके बता देते हैं कि क्या इसमें क्या विशेषता रही है, क्या प्रश्न बनते हैं। शुक्ल जी ने अपभ्रंश की पुस्तकों में जैन धर्म तत्व का निरूपण की कई पुस्तकों को साहित्य के कोटि में नहीं माना है। रामचंद्र शुक्ल जी ने साफ साफ लिखा है कि मैंने जैन धर्म की बहुत सी पुस्तकें जो कि धर्म कोटि की पुस्तकें हैं, उनको हम साहित्य की पुस्तकें नहीं मानते हैं। इसी का विरोध पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था कि जब धर्म की पुस्तकों को आप साहित्य में नहीं मानेंगे तो फिर बचा ही क्या उसके अलावा। तो आप एक निरीह इतिहास लिख रहे हैं। तो आइए थोड़ा लिख करके बता देते हैं आप लोगों को इसमें कि पंडित रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल क्यों रखा है। रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया है, उसमें अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि आदिकाल में 2 तरह की रचनाएं मिलती हैं। आदिकाल में आदिकाल या इसी का नाम उन्होंने क्या रखा, वीर गाथा काल। वीर गाथा काल
आदिकाल या वीर गाथा काल। तो इस काल में साफ-साफ लिखा है कि इस काल में 2 तरह की रचनाएँ मिलती हैं। 2 तरह की रचनाएँ मिलती हैं। रचनाएँ मिलती हैं। पहली प्रकार की जो रचना है वो किस प्रकार की रचना है उन्होंने बताया है। एक अपभ्रंश की रचना है। पहली अपभ्रंश की रचनाएँ। याद रखिएगा, अपभ्रंश की रचनाएँ। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है साफ-साफ अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम पृष्ठ में ही लिख दिया है कि 2 तरह की रचनाएँ मिलती हैं। कौन-कौन सी रचनाएँ मिलती है? एक अपभ्रंश की रचनाएँ, दूसरा देश भाषा देश भाषा देश भाषा या ग्रामीण भाषा। ग्रामीण या लोक लोक भाषा की रचनाएँ। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि आदिकाल में 2 तरह की रचनाएँ मिलती हैं। एक अपभ्रंश की रचनाएँ, दूसरा देश भाषा बोलचाल की आम भाषा की रचनाएँ। वहीं रामचंद्र शुक्ल ने यह प्रश्न पूछता है किस धर्म के? तो जैन धर्म तत्व निरूपण कुछ ग्रंथ हैं, ठीक है? रामचंद्र शुक्ल ने जो जैन धर्म तत्व निरूपण ग्रंथ है, जैन धर्म तत्व निरूपण अर्थात जो जैन धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है, जो तत्व का निरूपण करते हैं, एकदम बिल्कुल दर्शन ग्रंथ हैं, ठीक है? तत्व निरूपण मतलब जो दर्शन ग्रंथ हैं, उन दर्शन ग्रंथों को तत्व निरूपण ग्रंथों को साहित्य कोटि की पुस्तक नहीं माना है। साहित्य कोटि की पुस्तक नहीं माना है। साहित्य कोट में नहीं रखा, याद रखिएगा। रामचंद्र शुक्ल ने जो जैन धर्म की कुछ पुस्तकें हैं, ठीक है? कुछ ग्रंथ, ठीक है? सारे ग्रंथों की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ ग्रंथ याद रखिए। जैन धर्म रामचंद्र शुक्ल ने जैन धर्म की जो तत्व निरूपण ग्रंथ रहे हैं, उनमें कुछ ग्रंथों को उन्होंने साहित्य के कोटि के ग्रंथ नहीं माना है। उन्होंने उसका उल्लेख रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि मैंने इसका केवल उल्लेख इसलिए कर दिया है कि अपभ्रंश भाषा के व्यवहार कब से हो रहा है। तो उसका केवल इन जो जैन धर्म तत्व निरूपण कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिनका उल्लेख रामचंद्र शुक्ल ने कर दिया अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। वो साफ-साफ लिखते हैं कि मैं शुक्ल ने लिखा है शुक्ल कह रहे हैं, लिखा है कि मैं जैन धर्म तत्व निरूपण के कुछ ग्रंथों को साहित्य कोटि में नहीं मानता हूँ। लेकिन उसका हमने वर्णन इसलिए कर दिया है कि यह पता चले, इसको आप लोग नोट करना हो तो इस तरह से नोट करिए कि उन्होंने लिखा कि मैं जैन धर्म तत्व निरूपण के कुछ ग्रंथों को साहित्य कोटि में नहीं मानता हूँ। उसका वर्णन केवल इसलिए कर दिया हूँ, इसलिए किया हूँ। ये रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं ऐसा कि मैं यहाँ से जैन धर्म तत्व निरूपण कुछ ग्रंथों को साहित्य कोटि में नहीं मानता हूँ। उसका वर्णन केवल इसलिए किया हूँ कि यह पता चले कि अपभ्रंश का प्रयोग, ठीक है? अपभ्रंश भाषा का प्रयोग या अपभ्रंश भाषा का प्रयोग या भाषा का व्यवहार कब से हो रहा है। इस तरह से लिख लीजिएगा कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में कहा कि मैं जैन धर्म तत्व निरूपण कुछ ग्रंथों को साहित्य कोटि में नहीं मानता हूँ। उसका वर्णन केवल इसलिए किया हूँ कि यह पता चले कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा है। याद रखिएगा। तो वीर गाथा काल या आदिकाल का नाम इन्होंने
बताया कि हमने यही 2 तरह की रचनाओं के आधार पर किया है। एक अपभ्रंश की रचनाएँ, दूसरा देश भाषा या ग्रामीण या लोक भाषा की रचनाएँ और जैन धर्म के कुछ तत्व निरूपण ग्रंथों को साहित्य कोटि में नहीं मानता हूँ। उसका वर्णन केवल इसलिए कर रहा हूँ कि यह पता चले कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा है। इसको थोड़ा लिख लीजिए, मिटाने जा रहे हैं। आइए आगे देखते हैं, मिटा दिया हमने। रामचंद्र शुक्ल जी ने साहित्य की पुस्तकें केवल 4 माना है। रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में जब पढ़ेंगे उनका इतिहास, तो हमने देखिए बना दिया है जगह-जगह छाँट-कर जो ज़रूरत पड़ता है। ये पूछता है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने साहित्य की कुल कितने पुस्तकों को साहित्य कोटि में रखा अपने वीर गाथा काल के, यानी कि वीर गाथा काल का नामकरण में। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने जो साहित्य की पुस्तकें हैं, उन्होंने केवल 4 पुस्तकों को साहित्य की पुस्तकों कोटि में रखा है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने की साहित्य की पुस्तकें केवल 4 माना है उन्होंने। तो कौन-कौन सी माना है? साहित्य की पुस्तकें, ठीक है? साहित्यिक, ठीक है? साहित्यिक पुस्तकें। देखिए उन्होंने जो पुस्तकें हैं, जिन पुस्तकों के आधार पर उन्होंने इसका नाम वीर गाथा काल रखा है, तो हिंदी के प्राचीन काल का या आदि काल का, तो उन्होंने जो साहित्य की पुस्तकें जो उन्होंने माना है, वो 4 हैं। साहित्य की पुस्तकें ये या शुक्ल ने शुक्ल जी ने केवल 4 साहित्य की पुस्तकें माना है, केवल 4 साहित्यिक पुस्तकें माना है, पुस्तकें माना है। साहित्य की पुस्तकें केवल 4 पुस्तकों को माना है, याद रखिएगा। उन्होंने कहा कि ये 4 पुस्तकें हैं जो साहित्य कोटि की पुस्तकें हैं। कौन-कौन सी? कौन ये पूछता है कि इसमें से कौन-सी पुस्तक नहीं है जो साहित्य की कोटि में नहीं आती है। तो साहित्य की पुस्तकें केवल 4 पुस्तकों को उन्होंने माना है। कौन-कौन से? विजयपाल रासो इस काल में, यानी कि वीर गाथा काल में, याद रखिएगा। वीर गाथा काल में, वीर गाथा काल, है ना? ऐसा नहीं है कि भक्ति काल या सभी का। तो वीर गाथा काल में या हिंदी के आदि काल में उन्होंने साहित्य की 4 पुस्तकों को माना है। पहला विजयपाल रासो, यह प्रश्न बहुत जबरदस्त प्रश्न है, बनता ही बनता है। विजयपाल रासो, विजयपाल रासो, कीर्तिलता हमीर रासो, हमीर हमीर रासो, विजयपाल रासो, हमीर रासो। तीसरा कीर्तिलता, कीर्ति कीर्तिलता और चौथा कीर्ति पताका। कीर्ति कीर्ति पताका, पताका। तो इन 4 पुस्तकों को ही इन्होंने, ठीक है? यही 4 पुस्तकें हैं, 4 पुस्तकें हैं जो साहित्य कोटि के हैं, साहित्य कोटि की हैं। तो साहित्य कोटि की यही 4 पुस्तकें हैं जिनको रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इन पुस्तकों को जगह दिया है। विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये 4 पुस्तकें हैं जिनको रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य की कोटि की पुस्तकें माना है। ये 4 पुस्तकें हैं जिनको साहित्य की कोटि में रामचंद्र शुक्ल जी ने रखा है। विजयपाल रासो और हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। ठीक है? तो इसमें जो विजयपाल रासो है, वो ये नल्ल सिंह ने लिखा है। विजयपाल रासो ये लेखक किसके हैं? नल्ल सिंह। नल्ल सिंह द्वारा लिखा गया विजयपाल रासो, हमीर रासो सारंग धर का ग्रंथ है। सारंग सारंगधर, ठीक है? और ये विद्यापति, मैथिल कोकिल विद्यापति, जो कि इनको कई विभूतियों से विभूषित किया गया है। लगभग 16 नहीं 16 है ये हैं। 16 विभूतियों से विभूषित किया गया है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका यह विद्यापति की रचना है और हमीर रासो सारंगधर की तथा विजयपाल रासो नल्ल सिंह जी की रचना है। इन्हीं 4 पुस्तकों को
डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में साहित्यिक पुस्तकों की कोटि में माना है। रामचंद्र शुक्ल ने इनको साहित्यिक कोटि की पुस्तकें माना है। ये 4 पुस्तकें हैं, याद रखिएगा। विजयपाल रासो, नल्ल सिंह, हमीर रासो, सारंगधर, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विद्यापति की। यह 4 पुस्तकें हैं जो साहित्य की कोटि की पुस्तकें रामचंद्र शुक्ल ने माना है। आगे आइए मिटा देते हैं, मिटा कर आगे बढ़ते हैं। 4 पुस्तकें साहित्यिक कोटि की होगी। अब देश भाषा या लोक भाषा बोलचाल काव्य की पुस्तकें। दूसरे प्रकार की पुस्तकें कौन सी हैं? देश भाषा या लोक भाषा, लोक भाषा, देश भाषा या लोक भाषा बोलचाल की, ठीक है, बोलचाल की पुस्तकें। बोलचाल की कुल कितने? 8 पुस्तकों को, ठीक है, ये 8 पुस्तकों को, ठीक है, पुस्तकों को शुक्ल जी ने मान्यता 8 पुस्तकों को इन्होंने मान्यता प्रदान किया है। मान्यता प्रदान किया है। तो कौन-कौन सी यथा कौन सी है? आगे आइए, इसी में जान लीजिए, इसी में जुड़ के बता दे रहे हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने लोक भाषा या देश भाषा साहित्य की 4 पुस्तकें तथा लोक भाषा या देश भाषा या बोलचाल की कुल 8 पुस्तकों को माना है। कौन-कौन सी पुस्तकें हैं? पहला, खुम्मार रासो। इनके बारे में एक-एक करके हम विस्तार से बताएंगे, ठीक है। खुम्मार रासो तो ये 8 पुस्तकों में कौन-कौन से लिख लीजिएगा। कौन-कौन से? खुम्मार रासो, पहला है खुम्मार रासो। खुम्मार रासो ये 9वीं सदी में लिखा गया। ये 9वीं सदी का ग्रंथ है, 800 के बाद का है। राजा खुम्मार के युद्धों का इसमें वर्णन है, उनकी वीरताओं का वर्णन है। खुम्मार रासो जिसको दलपति विजय ने लिखा है। दलपति विजय, यह दलपति विजय का ग्रंथ है जो कि खुम्मार रासो। तो रामचंद्र शुक्ल ने जिन लोक भाषा, ठीक है, ये लोक भाषा है, लोक भाषा या देश भाषा या ग्रामीण भाषा या आम जन भाषा या लौकिक साहित्य, लौकिक में मान लीजिए, ठीक है, इसे लौकिक में मान लीजिए, यानी कि जो लोक में होता था, तो लौकिक साहित्य में 8 पुस्तकों को रामचंद्र शुक्ल ने मान्यता दिया है। 4 पुस्तकें साहित्यिक कोटि की उन्होंने माना है। विजयपाल रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, हमीर रासो। तो विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये 4 पुस्तकें हैं जो कि उन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य कोटि में माना है। और ये देश भाषा या लोक भाषा या जन भाषा या लौकिक साहित्य की 8 पुस्तकें हैं, जिनके आधार पर इन्होंने वीर गाथा का नाम, प्राचीन काल का नाम इन्होंने हिंदी के वीर गाथा काल रखा है। तो पहला खुम्मार रासो, दूसरा बीसल देव रासो। 8 पुस्तकें ये हैं। दूसरा बीसल देव रासो, बीसल देव रासो, दूसरा ग्रंथ है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो की रचना 12वीं सदी में हुई थी। बीसल देव रासो की रचना 12वीं सदी में हुई थी। इसके बीसल देव के रचनाकार हैं नरपति नाल जी। नरपति नाल। देखिए, इसको मैं आगे आपको विस्तार से एक-एक ग्रंथों के बारे में विस्तार से मैं बताऊंगा, ठीक है, इनके रचनाकारों के बारे में, इसमें क्या है विशेषता, जिनसे प्रश्न जितना बनता है उसको मैं बताऊंगा। तो बीसल देव रासो नरपति नाल की रचना है, जिसको इन्होंने दूसरा ग्रंथ के रूप में मान्यता दिया। तीसरा इन्होंने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, जिसको इन्होंने मान्यता दिया। ये भी लगभग 12वीं सदी की बात है, क्योंकि पृथ्वीराज रासो में कई बार काट छांट हुआ है, इसे अप्रामाणिक भी कई जगह माना गया है, तो इसलिए इसको 12वीं मान के चलते हैं। आगे भी कई चीजें, कई रासो मिले हैं जिनमें अलग अलग डेट मिलती हैं, क्योंकि भ्रमित करने के लिए भी कई बार इसे ऐसा किया जाता है। तो पृथ्वीराज रासो तीसरा ग्रंथ है, जानते ही हैं। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदायी है इसके, ठीक है, चंद है इसके। चौथा ग्रंथ है जयचंद प्रकाश, जयचंद
प्रकाश, इसके रचनाकार जानते ही होंगे आप लोग, नहीं जानते बता दे रहा, जयचंद्र प्रकाश की रचना ये भी 12वीं सदी में इसकी भी रचना हुई है। इसके हैं भट्ट केदार, भट्ट केदार। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं भट्ट केदार, ठीक है। अगला है जयमयंक जस चंद्रिका, 5वां ग्रंथ है जयमयंक, जयमयंक जस चंद्रिका, जस चंद्रिका, जयमयंक जस चंद्रिका, यह मधुकर कवि का है। तो यह जयमयंक जस चंद्रिका भी 12वीं सदी का ही ग्रंथ है, ठीक है, 12वीं सदी का ही ग्रंथ के इसके रचनाकार है मधुकर कवि, मधुकर कवि। जयमयंक जस चंद्रिका के रचनाकार हैं मधुकर कवि। इसके बाद 6वें नंबर पे आता है, 6वें नंबर पे परमाल रासो, ठीक है, 6वें नंबर पे परमाल रासो। थोड़ा कैमरा नीचे कर दे रहा हूँ। 6वें नंबर पे परमाल रासो, परमाल रासो। राजा परमाल के युद्धों का, उनके वीरताओं का, उनके द्वारा किए गए कामों का वर्णन है। यही आल्हा खंड है, ठीक है, इसी को आल्हा कहा जाता है, परमाल को ही आल्हा के नाम से जाना जाता है, आल्हा खंड। इसके बारे में और विस्तार से बताएंगे किस प्रकार से एक अंग्रेज अधिकारी ने इसे प्रकाशित करवाया था, इसके बारे में पूछता है। तो यही परमाल रासो ही आल्हा खंड के रूप में जाना जाता है। इसके रचनाकार हैं जगनिक, जगनिक। इसे अप्रमाणिक माना जाता है, यह अप्रमाणिक, यह एक अप्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है परमाल रासो। उसके बाद 7वें नंबर पे है खुसरो की पहेलियां, 7वें नंबर पे है खुसरो, खुसरो की पहेलियां, खुसरो की पहेलियां, खुसरो मियाँ की पहेलियां, ये भी 12वीं सदी की ही रचना है। 7 हो गया। अब आइए नीचे एक और आ जाएगा 8वें नंबर पर विद्यापति की पदावली, 8वां नंबर पे ये है, यहाँ कर दे रहा हूँ विद्यापति की, विद्यापति की पदावली, विद्यापति की पदावली। तो ये खुसरो की पहेलियां जानते ही हैं, खुसरो साहब हैं, अमीर खुसरो साहब हैं। तो विद्यापति की पदावली यानी विद्यापति स्वयं है। तो इन 8 पुस्तकों को ही रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जगह दिया, जो कि लोक भाषा, देश भाषा या ग्रामीण भाषा या लौकिक साहित्य की रचनाएं की कोटि में इन 8 पुस्तकों को रामचंद्र शुक्ल ने रख करके अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, हिंदी साहित्य के जो प्राचीन काल रहा है उसकी रचना इन्होंने उसका नामकरण रामचंद्र शुक्ल ने किया है। तो लोक भाषा या लोक देश भाषा या बोलचाल की भाषा या लौकिक भाषा की कुल 8 पुस्तकें, और साहित्यिक कोट ये कितने हैं? 4 पुस्तकें हैं, ठीक है। ये 8 और 4 ये कुल 12 पुस्तकों को आधार रामचंद्र शुक्ल ने बनाया है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल जी ने अपना जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उन्होंने इतिहास के बारे में बताया, साफ-साफ लिखा है कि मैं इतिहास लिख रहा हूँ तो उसका आधार ग्रंथ कौन-कौन से रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल ने साफ-साफ लिखा है कि मैं जो जैन धर्म के ग्रंथ हैं, कुछ तत्व निरूपक ग्रंथ हैं, जो दार्शनिक ग्रंथ हैं, जो दर्शन केवल केवल दर्शन हैं, जिनमें कोई भी ऐतिहासिकता नहीं दिखती है, केवल दर्शन उसमें, उन ऐसे कुछ ग्रंथों को हम साहित्य की कोटि में नहीं रखते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी साफ-साफ लिखते हैं कि हम ऐसे ग्रंथों को इसलिए अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जगह दे रहे हैं कि यह पता चल सके कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार जो है कब से हो रहा है। केवल इसलिए हमने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इनको जगह दिया है जैन धार्मिक तत्वों के निरूपण के। अतः इससे स्पष्ट है, साफ-साफ स्पष्ट है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने धार्मिक पुस्तकों को साहित्य के कोट में नहीं रखा। धार्मिक पुस्तकें वो थी, कुछ पुस्तकें ऐसी धार्मिक पुस्तकें हैं जिनमें कुछ समाज की स्थिति, उस काल की स्थिति यानी कि लक्षण आदि मिलते हैं, लेकिन कुछ पुस्तकें ऐसी हैं धर्मों की, विभिन्न धर्मों की, कोई भी धर्म हो, जो केवल व केवल दर्शन बताते हैं, जिनमें उस धर्म का जो मूल तत्व क्या रहा है, वो क्या सिखाना चाहता है, वो बताता है। तो ऐसी पुस्तकों को रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, इतिहास लिखने में ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं माना, ऐतिहासिक ग्रंथ का स्रोत
नहीं माना है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने इसीलिए साफ-साफ लिखा है कि मैंने जो जैन धर्म की कुछ तत्व निरूपक पुस्तकें या और भी धर्मों के कुछ जो तत्व निरूपक पुस्तकें रही हैं, यानी कि जो केवल व केवल दर्शन रही हैं, ऐसी पुस्तकों को हम साहित्य की कोटि में नहीं मानते हैं। तो उन्होंने साहित्य की कोटि में माना किसको? 4 साहित्यिक पुस्तकें हैं, जिनको उन्होंने साहित्य की कोटि में माना है। विजयपाल रासो, हम्मीर रासो और कीर्ति लता तथा कीर्ति पताका। ये 4 पुस्तकें हैं जिनको रामचंद्र शुक्ल जी ने साहित्य की कोटि में माना है और उसके अलावा जो देश भाषा, लोक भाषा या लौकिक साहित्य की पुस्तकें रही हैं, 8 पुस्तकें जिनमें हमने लिखवा दिया है। खुमार रासो, दलपति विजय का, बीसल देव रासो, नरपति नाल जी का, पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई जी का, उसके बाद जयचंद प्रकाश का, जयचंद प्रकाश भट्ट, केदार जी का, जयमयंक जस चंद्रिका, मधुकर कवि का, परमाल रासो जो कि आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है, इसके रचनाकार जगनिक हैं। उसके बाद खुसरो की पहेलियां जो कि अमीर खुसरो का ग्रंथ है, विद्यापति की पदावली अर्थात विद्यापति जी की रचना। इन 8 पुस्तकों को लोक भाषा या साहित्य भाषा या लौकिक भाषा की पुस्तकों को माना है। इन 8 और ये 4 कुल 12 पुस्तक याद रखिएगा। रामचंद्र शुक्ल जी ने कुल 12 पुस्तकें पहले तो लौकिक साहित्य की कितनी पुस्तकें? 8 पुस्तकें। साहित्य की कितनी पुस्तकें? 4 पुस्तकें। ये 2 प्रश्न बन गया। तीसरा प्रश्न ये बनता है कुल कितनी पुस्तकों के आधार पर रामचंद्र शुक्ल जी ने आदि काल का नाम वीर गाथा काल रखा है या उसका आदि काल का लक्षण आदि काल का जो लक्षण रहा है या उसका स्वरूप कैसा रहा है आदिकाल का निर्धारित किया है, तो उसका नामकरण किया है तो कौन? इन्हीं 8 और 4 इन 12 पुस्तकों को मिलाकर के रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल उन्होंने इसका नामकरण किया और इस वीर गाथा काल का लक्षण दिया। लक्षण क्या था? हमने बता ही दिया कि लक्षण यानी कि जो उस काल में जो लोग सोचते थे, चित्तवृत्तियाँ जैसी रहती थी, अर्थात उस काल में लोग वीरता का ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते थे। लोग ज़्यादा से ज़्यादा लड़ने, मरने और कटने में ही अपनी शान समझते थे और हर व्यक्ति लड़ के मर जाने में ये समझता था कि हमारी शान है। तो उस काल का ये लक्षण हुआ करता था, वीरता। तो इन्हीं 12 पुस्तकों के आधार पर रामचंद्र शुक्ल जी ने कुल 12 पुस्तकों को मिला करके उन्होंने साफ-साफ स्पष्ट किया है कि मैं इन्हीं 12 पुस्तकों के आधार पर अपना हिंदी साहित्य का इतिहास में हिंदी के आदि काल को या प्राचीन काल को मैं वीर गाथा काल का नाम देता हूँ। तो इन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया और उसका नामकरण किया। आगे उन्होंने क्या लिखा कि खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली तथा बीसल देवरासों को छोड़कर सभी रचनाएँ वीर गाथात्मक रचनाएँ हैं। तो कौन-कौन सी रचनाएँ हैं? इनको थोड़ा-सा जान लीजिए कि वीर गाथा की कौन-कौन सी रचनाएँ इसमें हैं, कौन-कौन सी नहीं है। खुसरो की पहेलियाँ, ठीक है? एक ये हो गया खुसरो की पहेलियाँ, दूसरा विद्यापति की पदावली, दूसरा खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली तथा बीसल देव रासो और ये बीसल देव रासो, ये 3 ग्रंथ हैं। बीसल देव रासो रास ग्रंथ में तो रासो रास क्या है इसका भ्रम तो हम बाद में दूर करेंगे। बीसल देव रासो एक तरह से कहेंगे तो राजा बीसल देव और राजमणि की कहानी है। इसमें प्रेम कथा है, आदि का वर्णन बाद में हो गया। तो यह एक प्रेम कथा है तो इसको कैसी कथा है इस बारे में विस्तार से हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन इन 3 पुस्तकों को रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य की कोटि की पुस्तकें नहीं साहित्य कोटि नहीं, वीर गाथात्मक नहीं माना है, बाकी सभी को इन्होंने वीर गाथा की पुस्तकें माना है। कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो वीर गाथा की पुस्तकें, जयचंद प्रकाश, जयमयंक ये सब क्या है? परमाल रासो आदि ये वीर गाथा की पुस्तकें माना है। तो ये 3 पुस्तकें आइए मैं आगे लिखवा भी देता हूँ कौन-कौन सी पुस्तकें हैं। थोड़ा-सा आप लोग इसको नोट कर लीजिए मैं मिटाने जा रहा हूँ। तो इन 12 पुस्तकों में से 3 पुस्तकें ऐसी हैं जिनको वीर गाथा ठीक है? ये लिख लीजिए 3 पुस्तक कौन-कौन सी हैं? 3 पुस्तकें 12 में 12 में से ठीक है? 3 पुस्तकें वीर गाथा में नहीं आती हैं। वीर गाथा की पुस्तकें नहीं हैं। पुस्तकें नहीं हैं।
तो 3 पुस्तकें कौन-कौन सी है जो वीर गाथात्मक पुस्तकें नहीं माना है रामचंद्र शुक्ल। तो शुक्ल जी ने 3 पुस्तकों को वीर गाथा की पुस्तकें नहीं माना। कौन-कौन सी पुस्तक है? खुसरो की पहेलियाँ, खुसरो खुसरो की पहेलियाँ, खुसरो की पहेलियाँ। दूसरी पुस्तक है विद्यापति की पदावली, विद्यापति की पति की पदावली, विद्यापति की पदावली। तो ये 3 पुस्तकें हैं, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली तथा बीसल देवरासो। इन 3 पुस्तकों को रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा की पुस्तकें नहीं माना है। बाकी जो बचती है 9, हमने बताया ना कुल 12 पुस्तकें थी, ठीक है? कुल 12 पुस्तकें, 12 पुस्तक, हुँ? जो कुल 12 पुस्तकें थी, इन 12 पुस्तकों में 9 पुस्तकें उन्होंने वीर गाथा की माना है, बाकी 3 पुस्तकें उन्होंने लोक साहित्य की माना है। प्रेम साहित्य, प्रेम आदि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दिखाए जाते हैं। लोक मनोरंजन की, ठीक है? एक तरह से लोक मनोरंजन, लोक मनोरंजन या लोक साहित्य। लोक में तो और भी आते हैं इसमें भी, लेकिन उनमें उनमें जैसे आपका आलाखंड है, ये भी लोक साहित्य में ही आता है, लेकिन मनोरंजनात्मक नहीं बल्कि वो वीर गाथात्मक है। इन पुस्तकें ये प्रेम संबंधी आदि इसमें या इसमें पहेलियाँ वगैरह इसमें मिल जाती हैं, मिलती हैं। तो ठीक है, इन 3 पुस्तकों को उन्होंने रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा पुस्तकें नहीं माना है। बची 9 पुस्तकें, ठीक है? 9 पुस्तकें कौन-कौन सी हैं जिनको उन्होंने वीर गाथात्मक पहले लिखवा भी दिया, अब अलग-अलग कर भी दे रहे हैं। विजयपाल रासो, पहला विजयपाल रासो, विजयपाल रासो, दूसरा हमीर रासो, हमीर रासो, ठीक है? विजयपाल रासो, हमीर रासो, खुमार रासो, तीसरा खुमार रासो, खुमार रासो, चौथा बीसल देव रासो को हमने राय दिया पहले ही। खुमार रासो के बाद पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो 4 हो गया। उसके बाद कीर्तिलता, कीर्ति पताका 5वां, कीर्तिलता, कीर्तिलता 6वां, कीर्ति पताका, कीर्ति पताका 6 हो गई। 2 2 4 2 6 अच्छा कीर्तिलता, कीर्ति पताका, जयचंद प्रकाश 7वां, जयचंद प्रकाश जो कि भट्ट कदार का हमने बताया ही है। जयचंद प्रकाश, जयमयंक जसचंद्रिका, जयमयंक जसचंद्रिका, जयमयंक जसचंद्रिका 8 हो गई। उसके बाद इसमें से कौन बच रही है? परमाल रासो 8 9वें नंबर पे। परमाल परमाल रासो। ये 9 पुस्तकें हैं जिनको रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा की पुस्तकें माना है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कुल 12 पुस्तकों, 4 साहित्यिक पुस्तकें, 8 लौकिक पुस्तकें, ठीक है, लोक भाषा की, जिनमें 3 पुस्तकें हैं जिनको वीर गाथा की पुस्तकें नहीं माना, फिर भी इन्होंने वीर गाथा में ही रखा है। फिर भी इनको वीर गाथा का जो उन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल रखा, उसमें इसका वर्णन किया है। तो खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली और बीसल देवरासो, इन 3 पुस्तकों को वीर गाथा की पुस्तकें नहीं माना है। इसके अलावा बची 9 पुस्तकें, 12 पुस्तकों में 3 पुस्तकें निकल गईं, बची 9 पुस्तकें। 9 पुस्तकों में विजयपाल रासो, खुमार रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, जयचंद प्रकाश, जयमयंक जसचंद्रिका और परमाल रासो।
ठीक है? ये 9 पुस्तकें हैं जिनको वीर गाथा की पुस्तकें माना है। ये वीर गाथात्मक पुस्तकें हैं, ठीक है? ये 9 पुस्तकें हैं जो वीर गाथा की पुस्तकें हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि मैं 5 प्रकार के 5 ढंग की पुस्तकें हैं जिनको मैं उदाहरण स्वरूप बता रहा हूँ। पहले ही बता दिया हमने। मान लीजिए एक ढंग की पुस्तक 10 पुस्तकें हैं, दूसरे ढंग की पुस्तक जैसे वीर गाथा की पुस्तकें, देख रहे हैं 9 पुस्तकें हैं, वीर गाथा की 9 पुस्तकें मिल गई। इसके अलावा लोक साहित्य की पुस्तकें हैं, मनोरंजनात्मक पुस्तकें खुसरो की पहेलियाँ एक ठो मिल गई, विद्यापति की पदावली मिल गई, ईसल देवरास और रास ग्रंथ यानी कि प्रेम ग्रंथ मिल गया, श्रृंगार ग्रंथ जिसे कहा जाता है, ये श्रृंगार ग्रंथ है। राजमती आदि का उसमें जो वर्णन है, वो हो गया। तो उन्होंने साफ-साफ लिखा है कि 5 ढंग की पुस्तकें मान लीजिए है, पहले ढंग की 10 पुस्तकें हैं, दूसरे ढंग की 5 पुस्तकें हैं, तीसरे ढंग की 3 पुस्तकें हैं, चौथे ढंग की 1 पुस्तकें हैं, 5वें ढंग की भी 1 पुस्तक है, इस तरह से मान लीजिए उदाहरण। तो सबसे ज़्यादा पहले ढंग के यानी कि ये 9 ढंग की पहले ये जो पहला ढंग है ये इसके 9 पुस्तकें हैं, तो इसी 9 पुस्तकें जब ज़्यादा देखिए ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने कहा ना कि हमने 2 आधार पर लिया है। तो जब एक ढंग की पुस्तक 9 प्रकार के 9 पुस्तकें हैं, एक ही ढंग की पुस्तक है, तो यानी कि इस काल में ज़्यादा इस काल का लक्षण क्या रहा है? इस काल का लक्षण रहा वीरगाथात्मक लक्षण। तो यानी कि वीरों का काल रहा है। इसमें हर व्यक्ति अपने आप को वीरता का सबसे अग्रणी नेता समझने के लिए बार-बार अपने आप को मरने-मरने पर तुला रहता था। तो इस काल का काल नामकरण उन्होंने इसीलिए उन्होंने इन रचनाओं की प्रचुरता के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य में जो हिंदी साहित्य का प्राचीन काल रहा उसका नाम इन्होंने वीर गाथा काल रखा। तो यही 9 पुस्तकें हैं जो वीर गाथा की पुस्तकें हैं। कुल 12 पुस्तकों में 3 पुस्तकें उन्होंने वीर गाथा में नहीं रखा, 9 पुस्तकों को वीर गाथा काल में रखा। तो यही 9 पुस्तकें हैं जो वीर गाथात्मक पुस्तकें इन्हीं पुस्तकों के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के आदि काल को वीर गाथा काल कहा, ठीक है? हिंदी का जो आदि काल है या प्राचीन काल उसे वीर गाथा काल कहा। उन्होंने साफ-साफ लिखा है कि मैं इन्हीं 9 12 पुस्तकों में 9 पुस्तकें जो हैं वीर गाथात्मक पुस्तकें हैं, इन्हीं के आधार पर हम इन्हें वीर गाथा की पुस्तकें मान के चल रहे हैं। 3 पुस्तकें हैं जो हैं इसको हम वीर गाथा की पुस्तकें नहीं मानते हैं, ठीक है? तो दोस्तों वीडियो थोड़ी 35-36 मिनट की हो गई है। रामचंद्र शुक्ल का ये चौथा भाग था, इसके बाद हम 5वें भाग में मिलेंगे आप सभी से। इसी से जस्ट इसी के आगे की मिश्र बंधुओं के बारे में आप चर्चा करेंगे कि रामचंद्र शुक्ल ने मैं बताया कि मैंने पहले ही बता दिया है कि कवियों का विवरण विवरण उन्होंने प्रायः मिश्र बंधुओं के मिश्र बंधु विनोद से ही लिया है। तो उसके बाद उसके आगे जो मिश्र बंधुओं में कुछ उन्होंने चर्चा किया है, उसके अलावा भी उन्होंने आगे अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में चर्चा किया है। तो आइए उसके बारे में हम अगली वीडियो में मिलते हैं। वीडियो रहेगी भाग 5 नंबर में रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।